हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अ वेरी वार्म एंड हैप्पी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में आज हम जीएस 3 में एक टॉपिक कर रहे हैं विच इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। ना इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है कि एयरपोर्ट्स के थ्रू एग्जांपल लिया है। ये पीपी वाला क्वेश्चन ना, ये पीपीटी वाला जो क्वेश्चन है ना, बड़ा वर्सेटाइल क्वेश्चन है। मतलब दे कैन आस्क इन लाइक दिस इज लाइक ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। डिफरेंट तरीके से आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दी एस्पेक्ट्स ऑफ पीपीपी। होता क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, इसकी आप ऐसे बोल सकते हो कि इसके चैलेंजेस क्या है, कि क्यों ये इतना सक्सेसफुल नहीं होता एंड व्हाई इट इज सक्सेसफुल। विल जस्ट सी सम एग्जांपल्स आल्सो। सो लेट्स लुक इनटू द क्वेश्चन। 2017 में क्वेश्चन आया था, examine the developments of airport in India through joint venture under public private partnership model। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है कि जो एयरपोर्ट्स हैं, जो जॉइंट वेंचर मतलब किसका हुआ, पब्लिक का और प्राइवेट का, तो उनका डेवलपमेंट कैसा हो रहा है उसको एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने का मतलब क्या है कि हमको थोड़ा एग्जाम्पल पुट करना है और उसको एक्सप्लेन करना है कि हाउ इट इज गोइंग। दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हमको पूछ रहा है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द अथॉरिटीज इन दिस रिगार्ड। अथॉरिटीज के अंदर दोनों अथॉरिटीज हैं, ये पब्लिक अथॉरिटीज भी होंगी और ये प्राइवेट अथॉरिटीज भी होंगी। वन साइडेड व्यू नहीं लेना है इसमें। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्राइवेट अथॉरिटीज के बारे में लिख के आ जाएं कि उनको ये चैलेंजेस हैं। दीज आर द चैलेंजेस इन बोथ साइड्स। तो दो क्वेश्चन हो गए। पहला हो गया कि पीपीपी का किस तरीके से चल रहा है, एग्जामिन करो कि भाई किस तरीके से थोड़ा इसको इवेलुएट करो, और दूसरा है कि चैलेंजेस क्या है। सो हम पूरा पीपीपी मॉडल समझेंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे जा रहा है। तो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है ये होता क्या है, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक एग्रीमेंट या अंडरस्टैंडिंग होती है। तो आप इसको सेमी प्राइवेट भी बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पब्लिक भी है। तो ये लगभग सेमी प्राइवेट अरेंजमेंट टाइप का होता है और इट इज़ हाईली इफिशिएंट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें पब्लिक विच मीन्स गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटी के बीच में बहुत अच्छी ट्रांसपेरेंसी भी होती है। Why it is being considered as highly efficient system of management? क्योंकि इसमें क्या है ना, देखो ऐसे समझो इसको कि दो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस आर कमिंग टुगेदर एंड दे आर पुटिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, जैसे सरकार है, सरकार के पास ये पावर है कि वो उनको ज़मीन दे देगी, यहाँ कंस्ट्रक्ट कर दो। लोन की ज़रूरत है तो लोन दे देगी, टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत हुई तो टेक्निकल सपोर्ट दे दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इस मामले में बहुत इफिशिएंट होते हैं कि जल्दी काम निपटाना है, टाइम पे काम होना चाहिए, काम का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है। तो दो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट रिसोर्सेज इफ दे कम टुगेदर एंड इफ दे वर्क टुगेदर, तो वो हाईली इफिशिएंट सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट विद मोर ट्रांसपेरेंसी है। तो बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो जॉइंट वेंचर अंडर पीपीपी मॉडल में बनते हैं सिविल एविएशन सेक्टर के अंदर। बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफॉर्म, जैसे कि बेंगलोर और हैदराबाद के अंदर जो ग्रीन फील्ड हैं। अच्छा, ये डिफरेंट फील्ड्स होते हैं, ये ग्रीन फील्ड होता है, ब्राउन फील्ड होता है। ग्रीन फील्ड वो होता है जो नए फ्रेश एयरपोर्ट्स बनते हैं। फ्रेश एयरपोर्ट जो बने हैं वो आप बिल्ड करो, ऑपरेट करो और उसके बाद में एक पॉइंट पे आपकी जब लीज खत्म हो जाए तो आप उसको गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दो। इस तरह के जॉइंट वेंचर पे एयरपोर्ट्स बने हुए हैं। सबसे पहले 1999 के अंदर कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना था, विच वॉज द फर्स्ट एयरपोर्ट जो पीपीपी मॉडल पे बना था। उसके बाद में भी काफ़ी सारे बने। 2004 में बेंगलोर और हैदराबाद का मॉडल था जो पीपीपी के अंदर आया था। 2006 में जो न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, इसके मॉडर्नाइजेशन के लिए और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मॉडर्नाइजेशन के लिए भी पीपीपी मॉडल को यूज़ करा गया था। सो यू सी, चाहे वो फ्रेश एयरपोर्ट डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो हमारे किसी पुराने जो पुराना कोई एयरपोर्ट है उसके मॉडर्नाइजेशन या रेनोवेशन की बात हो, सो पीपीपी मॉडल इज़ हेल्पफुल इन ऑल ऑफ दिस। रिसेंटली आपने डेफिनेटली सुना होगा कि जो अदानी ग्रुप है, इन्होंने 6 एयरपोर्ट लीज पे लिए हैं। अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और केरला हैज़ अपोज्ड द मूव। तो यहाँ पे थोड़ा सा दे हैव देयर ओन इश्यूज, खैर उसमें नहीं जाएंगे। कमिंग टू दी सिग्निफिकेंस ऑफ पीपीपी की होता क्या है, तो सबसे पहले तो इसमें क्या है कि यू हैव द ट्रांसफर ऑफ स्किल एंड नॉलेज। पब्लिक काम कर रही है साथ में, पब्लिक विच मीन्स गवर्नमेंट काम कर रही है एंड प्राइवेट सेक्टर काम कर रही है, तो दोनों के बेस्ट रिसोर्सेज साथ में आते हैं। वैल्यू फॉर मनी, काम से टाइम कंप्लीट हो जाता है, क्वालिटी के साथ टाइम कंप्लीट हो जाता है। प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी एनालाइज्ड राइट
एनालाइज्ड राइट एट द स्टार्ट। जैसे ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वैसे ही इसकी फिजिबिलिटी क्या होगी, इसमें क्या क्या हमारा प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट क्या होगा, कितना इसका टाइम ड्यूरेशन होगा, ये सारी चीज़ें उसी वक्त पे एनालिसिस कर ली जाती है। रिड्यूस्ड डिले इन फास्टर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। देखो एक चीज़ ना हमेशा ये प्राइवेट सेक्टर के साथ होती है कि इफ़ यू गिव देम सम वर्क, जब तक कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं आ जाता है, दे ऑलवेज सी कि हमारा टाइम पे काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि दीज आर द प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज। तो जितना जल्दी काम खत्म होगा उतना जल्दी उनका प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट होगा। सो इट रिड्यूस डिले एंड इट गोज फॉर द फास्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑल्सो। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अच्छा ट्रांसफर ऑफ स्किल एंड नॉलेज हो रहा है। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू कैपिटल, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है तो जाहिर सी बात है लोन मिलने में इतनी दिक्कत नहीं रहती है और गवर्नमेंट का बैकअप रहता है यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस, इनोवेशन के लिए रूम रहता है। हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है दैट्स अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी, तो वो जाहिर सी बात है कि हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लेके आएगी। एंड देन बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। सो यू कैन एक्चुअली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस या फिर इसको लिख लो, ये पूरा कवर कर लेगा कि पीपीपी का सिग्निफिकेंस क्या है। पीपीपी के कुछ टाइप्स भी होते हैं, डिपेंड करता है कि मॉडल क्या है और पब्लिक और प्राइवेट एंटिटी के बीच में एग्रीमेंट किस तरह का हुआ है। इट कैन बी बिल्ड, ऑपरेट, ट्रांसफर। इट कैन बी बिल्ड, ओन, ऑपरेट। इट कैन बी बिल्ड, ओन, ऑपरेट एंड देन ट्रांसफर। इट कैन बी बिल्ड, लीज, ऑपरेट, ट्रांसफर। तो इस तरीके से काफ़ी हैं, यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। जनरली BOT, BOO, BOOT जो है ये ज़्यादा ही न्यूज़ में रहते हैं, ये ज़्यादा चलते हैं। बाकी देयर आर लॉट की एक टर्की मॉडल भी होता है एंड लॉट। सो कमिंग टू पीपीपी एंड एयरपोर्ट, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल है इट इज़ डेफिनेटली गिविंग अ बेटर ऑपरेशनल हैंड इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एयरपोर्ट। ये सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, पैसेंजर या जो कार्गो डिलीवरीज होती हैं उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जब एयरपोर्ट्स को एक बहुत ह्यूज लॉस होने लग गया था ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग, के गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, दे कुड नॉट गिव फॉर द रिनोवेशन और द बिल्डिंग ऑफ द एयरपोर्ट, तो ऐसे में जो पीपीपी मॉडल आया वो एज ए सेवियर की तरह आया। इट हैड द कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ दिस सिस्टम फॉर अ वेरी स्मूथ फंक्शनिंग। इंडिया का जो डिसीजन था कि वो प्राइवेट प्लेयर्स को, जैसे GMR हो गया, GVK हो गया, इनको इन्वाइट करा गया ताकि फॉर द इम्प्रूव्ड पैसेंजर्स एक्सपीरियंस। तो इसकी वजह से बेटर इफिशिएंसी हुई, कैपेसिटी बिल्डिंग जो एयरलाइन ऑपरेटर्स की थी वो भी अच्छी हुई और इसकी वजह से जो मैसिव डिविडेंड था स्टेट ओन्ड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, इट हैज़ ऑल्सो रेज्ड। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट, जैसे कि मुंबई का या दिल्ली का जो मॉडर्नाइजेशन हुआ था, इसकी वजह से हमारा नेशनल एंड लोकल इकोनॉमी भी इम्प्रूव करा है। जाहिर सी बात है कि इफ़ यू गिव बेटर फैसिलिटी, जैसे इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड, लाइक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट है वो। इफ़ यू हैव एवर बीन टू दैट, इट्स लाइक रियली अमेजिंग। एंड दैट इंडिया का जो परसेप्शन है वो भी ग्लोबल मार्केट में चेंज हो रहा है। प्राइवेट एयरपोर्ट हमेशा दे आर इनटू मेकिंग मोर इन्वेस्टमेंट, तो दे आर मेकिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब आपका ग्लोबल मार्केट वैल्यू बढ़ रहा है, वेर फैसिलिटीज़ बढ़ रही हैं, जो एयरलाइंस है उनका कम्युनिकेशन या आप बोल सकते हो कि उनका ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से हाई एरोनॉटिकल चार्जेस भी लग रहे हैं और जो नॉन एरो रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज़ है वो भी इंक्रीज हुई है। बट स्टिल देर आर सम कंसर्न्स कि ये जो हाई एरोनॉटिकल चार्जेस लगा रहे हो, इसकी वजह से जो एयरलाइन एंड पैसेंजर्स है उन पे हाई चार्जेस हो जाते हैं। मतलब यू नो दैट दे पास ऑन द चार्जेस टू द पैसेंजर्स। जैसे सिटीज़ लाइक कोलकाता, चेन्नई, गोवा, दे आर नॉट बीइंग एबल टू अट्रैक्ट अ लॉट मोर पैसेंजर्स और जो कार्गो सर्विसेज हैं वो भी कमर्शियल ओरिएंटेशन की वजह से इतनी सक्सेसफुल रही नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो लॉस मेकिंग सा हो जाता है। टॉकिंग अबाउट चैलेंजेस ऑफ पीपीपी, सबसे पहली तो बात है प्राइवेट कंपनीज हमेशा दे ऑलवेज लुक फॉर एक्वायरिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो ऐसे में क्या करती है कि वो लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ लगाती है, जिसकी वजह से जैसे मान लो कि अगर 100 की ज़रूरत है कि 100 एम्प्लॉय यहाँ पे होने चाहिए, तो हो सकता है प्रॉफिट मेकिंग के लिए वो बोलेगी कि नहीं, मैं 80 ही एम्प्लॉय लगाएंगे, 20 एम्प्लॉयज़ का नहीं करेंगे, मतलब 100 का वर्क 80 से करवाएंगे, तो ऐसे में 20 का जॉब लॉस हो रहा है। दूसरा, इसमें जो टैरिफ फिक्सेशन होता है वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि आपने एक बार एग्रीमेंट जो कर लिया सो कर लिया, नाउ देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ नेगोशिएशंस। तो चाहे इन्फ्लेशन हो रहा है, चाहे मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, चाहे डिले हो गया है, तो आप उसमें एक बार टैरिफ अगर फिक्स हो गया देन देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर फिक्सेशन। तो इसकी वजह से जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है और जो फेयर्स होते हैं वो हाइक हो जाते हैं। तो मतलब आप ऐसा मानो कि अगर ये स्टॉल हो गया प्रोजेक्ट,
और या फिर अगर इसकी कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट से ज़्यादा हो जाती है तो उसका जो बर्डन है वो पैसेंजर्स पे और एयरलाइंस पे डाल दिया जाता है। और ऐसे में देयर इज़ एन एब्सेंस ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑल्सो, पूरे एंटायर एविएशन सिस्टम के अंदर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की भी एब्सेंस है। दूसरा, यहाँ पे रिस्क कौन लेगा? द बिगर थिंग इज रिस्क कौन लेगा? प्राइवेट एंटिटी को बोल दिया कि आप यहाँ पे आओ, बनाओ, उसको ऑपरेट करो, लेकिन हु इज गोइंग टू टेक द रिस्क इफ इट डजंट वर्क? तो ये एक लेक ऑफ क्लैरिटी है कि डिग्री ऑफ रिस्क ट्रांसफर कौन होगा। प्राइवेट एंटिटीज जो इसमें है, एसेट कंडीशन कैसी होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे, ऑपरेशन रिस्क पे, नॉन इंश्योरेबल रिस्क पे, इन सब पे अगर रिस्क होती है, अगर नेचुरल क्लैमिटी की वजह से भी होती है, अगर नॉन नेचुरल क्लैमिटी की वजह से भी होती है, तो उसका रिस्क कौन लेगा? इसके अलावा जो कंसेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, रेवेन्यू शेयर कैसे होगा, टैरिफ स्ट्रक्चर कैसे होगा, इसमें भी लेक ऑफ क्लियरिटी और इसकी वजह से पब्लिक एंड प्राइवेट के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट भी रहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट गिव्स द लैंड, ठीक है, लैंड जो है वो गवर्नमेंट देती है, पब्लिक एंटिटी देती है, इसका मतलब है तो उसमें लैंड एक्विजिशन में एक तो डिले रहता है कि हमेशा ज़मीन निकलवाने में हमेशा टाइम लगता है। दिस इज़ लाइक जैसे अभी कुछ ही दिन पहले हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रिपोर्ट भी देखा था, तो देयर ऑल्सो लैंड एक्विजिशन इज़ वन ऑफ द चैलेंज विच वी आर स्टिल फेसिंग। कॉस्ट ओवररन, क्योंकि प्रोजेक्ट का टाइम डेफिनेटली हम 5 साल लेते हैं, बट ये 5 साल में बहुत रेयरली कंप्लीट होता है अगर बहुत स्पीड से काम जाए तो। जैसे अभी कोविड पेंडेमिक का सिचुएशन आ गया है तो वो 5 साल से 7 साल में लगेगा। तो ऐसे में जो कॉस्ट ओवररन हो रही है या मटेरियल इन्फ्लेशन की वजह से मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, तो उन सब का कौन देखेगा? लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि आज मैंने काम करना शुरू हुआ है, आज से 10 साल बाद मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और ये मेरा प्रॉफिट मेकिंग बन जाएगा, मतलब ये मेरा वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा, तो वो 10 साल जो है इसको जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो ये जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होते हैं, जैसे ब्रिज बनाना हो गया, रोड बनाना हो गया या एयरपोर्ट्स बनाना हो गया है, जिनमें पीपीपी मॉडल लगता है, उसमें बहुत लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। एंड देन लेक ऑफ फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, क्योंकि बैंक्स जो है वो खुद ट्विन बैलेंस शीट की समस्या से जूझ रहे हैं, वो खुद एनपीए से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में लेक ऑफ फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट भी एक बड़ा चैलेंज होता है। इसके अलावा इट कैन इंक्रीज गवर्नमेंट कॉस्टिंग ऑल्सो, जो लिमिट द कॉम्पिटिटिवनेस रिक्वायर्ड फॉर द कॉस्ट इफेक्टिव पार्टनरशिप ऑल्सो। तो दीज आर सम बेनिफिट्स एंड देर आर सम डिसएडवांटेज विच यू कैन लुक इनटू। वैसे ये सब हमने कर लिए हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं। हालांकि पीपीपी मॉडल में आप जितना डीप में जाओगे आपको उतना ही ज़्यादा लगेगा कि कभी कभी टेंडर के अंदर बायसनेस हो जाती है, या फिर कभी कभी क्वालिटी के अंदर भी कुछ हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो इस तरह के कुछ और भी इश्यूज मिलते हैं। सो द डीपर यू गो इनटू द पीपीपी, आपको उतने ज़्यादा इश्यूज मिलेंगे। कभी कभी सिर्फ एक ही कंपनी, जैसे अडानी ग्रुप है, तो वाई द अडानी ग्रुप हैज़ बिकम लाइक वन ऑफ द रिचेस्ट ग्रुप्स इनटू द लाइक द इकोनॉमी, तो उसका भी एक रीज़न है कि बहुत सारे जैसे 6 एयरपोर्ट्स हैं, 6 एयरपोर्ट्स का अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर एक ही ग्रुप को दे दिया गया है, तो जो छोटे आप बोल सकते हो कि जो छोटे प्लेयर्स हैं उनका कभी नंबर ही नहीं आता है, दे आर ऑलवेज इनटू द बैक लाइन। तो ये कुछ है। बट हालांकि ये जो पीपीपी मॉडल है, अगर हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, इसके जो अग्रीमेंट्स हैं उसके अंदर हम कुछ जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे अगर क्लैरिटी लेके आए, तो देन पीपीपी इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल वी हैव, क्योंकि पूरा बर्डन गवर्नमेंट पे भी नहीं पड़ता और पूरा बर्डन प्राइवेट पे भी नहीं पड़ता है। दोनों एंटिटीज़ एक साथ में आके किसी भी प्रोजेक्ट को बहुत सक्सेसफुल बना सकती है। एंड उड़ान स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए कि जहाँ पे हमको लोकल रीजनल एयरपोर्ट जहाँ पे बनाने हैं वहाँ पे पीपीपी मॉडल वी कैन पुट। जो पब्लिक और प्राइवेट प्लेयर के बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है वो रिजिड नहीं होनी चाहिए कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, नहीं हम ऐसे ही करेंगे। There have to be a flexible approach in overcoming the problem, understanding कि okay we understand कि this is going through this phase and this is going through this phase। तो केलगर कमेटी ने कुछ सजेशंस भी दिए थे पीपीपी रिफॉर्म पे, विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड, ताकि जो कंस्ट्रक्शन वर्क है उसका एफिशिएंसी बढ़ाया जा सके। पब्लिक एंड प्राइवेट के बीच में जो बार बार डिस्प्यूट आते हैं जिसकी वजह से या तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है या फिर वो प्रोग्राम या जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो स्टॉल हो जाता है, तो ये सारी दिक्कतें भी कंट्रोल करी जा सकती है। आई थिंक आई हैव टॉक्ड अ लॉट फास्टर टुडे, आज मैंने बहुत तेज बोला है, I don't know why. Okay, so this is like the complete picture of the PPP। होता क्या है PPP, एडवांटेज क्या है PPP के और नुकसान क्या है PPP के। नुकसान तो नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई नुकसान नहीं है, बस यही है कि चैलेंजेस क्या है, नुकसान कुछ नहीं है इसका। चैलेंज इज़ द वर्ड विच वी मस्ट बी यूजिंग हियर। सो दिस इज़ इट। आई थिंक आपका PPP ऑलमोस्ट कवर हो गया होगा। आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग एल्स। जो 2 मैंने आपको फ्लो चार्ट दिखाए थे उसको लिख लो एंड देन दैट इज़ डन। ओके, और बाकी चैलेंजेस हमने कवर अप कर लिए हैं। सो दिस इज़ इट एंड
एग्ज़ाम देखो 3 ही महीने बचे हैं ना, हार्डली 3 मंथ्स बचे हैं. सो यू नीड टू रियली पेस अप योर प्रिपरेशंस. ये जो एक्स्ट्रा टाइम मिला था आई होप आपने नहीं खोया है. एंड इफ़ स्टिल यू हैव विच यू शुड नॉट हैव, तो दिस इज़ दी हाई टाइम दैट यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. क्योंकि देखो बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस टाइम का डबल यूटिलाइजेशन करा है एंड दे हैव अ हायर हैंड इन टू दैट. सो यू रियली हैव टू प्रिपेयर क्योंकि कॉम्पिटिशन इज़ रियली टफ. सो हाउ यू कैन गो इज़ दैट, एक तो जो स्टैंडर्ड बुक्स है और जो आपकी NCERTs हैं विच मोस्ट ऑफ अस डोंट रीड, एंड जो करंट अफेयर है बार बार हर एक, जैसे यहाँ से उठा लिया वहाँ से उठा लिया, जगह जगह से नहीं उठाना. एक करंट अफेयर फिक्स कर लो कि मुझे ये करंट अफेयर करना है एंड देन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स. थोड़ा थोड़ा टाइम दो, एक साथ करंट अफेयर लेके मत बैठो. उससे क्या होता है कि दिमाग भी बड़ा ब्लॉकेज कर देता है कि करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं. सो डिवाइड योर डे इनटू डिफरेंट टाइम ब्लॉक्स. एंड अभी अगर नहीं करा है तो अभी लग जाओ. This is the high time. So this is it, right? I just like, if you have any queries about how to prepare for UPSC, you can drop me a text on Instagram, little_simple_buddha. You can drop me you can download the video, the PDF of this video on Telegram also. And I will see you guys in the next. अपना ध्यान रखो, अपने schedule से रहो, disciplined रहो, consistent रहो. Everything is easy then. I will see you guys in the next. जय हिंद.